हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण की समझ। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग हु आर आदिवासीज के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे और आदिवासीज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हु आर आदिवासीज? आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासीज, द टर्म literally means original inhabitants, are communities who lived and often continue to live in close association with forests. आदिवासी शब्द का मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, यानी मूल निवासी। मतलब किसी जगह पे रहने वाले जो ओरिजिनल लोग हैं वो है आदिवासी। वो कम्युनिटीज जो जंगलों में या जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। Around 8% of India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. Jamshedpur, Rourkela, Bokaro and Bhilai, among others. भारत की 8% पॉपुलेशन आदिवासियों की है। भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और माइनिंग सेंटर्स आदिवासी क्षेत्रों में लोकेटेड हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi groups in India. आदिवासीज की अगर आप बात करो तो ये एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे लोग, एक जैसी कम्युनिटी। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी ग्रुप्स मौजूद हैं। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. उड़ीसा में ही अकेले 60 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। ट्राइबल्स को ही आदिवासी भी कहते हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमॉन्ग देम। जो आदिवासी सोसाइटीज होती हैं वो बहुत डिस्टिंक्टिव होती हैं, यानी आदिवासी सोसाइटीज दूसरों से अलग दिखाई देते हैं क्योंकि आदिवासी सोसाइटी में हायरार्की यानी ऊंच नीच नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द आदिवासी सोसाइटी में कास्ट हायरार्की नहीं होती है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ण कास्ट और दोज दैट वेयर रूल्ड बाय किंग्स। आदिवासी सोसाइटी में हायरार्की या तो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, इसलिए ये आदिवासी सोसाइटी कास्ट सोसाइटी और राजा के शासन में रहने वाली सोसाइटी से बिल्कुल अलग होती है। ट्राइबल सोसाइटीज में कलेक्टिव ओनरशिप है लैंड का, मतलब सब लोगों का है वो भूमि। हालांकि कुछ लीडर्स बन के उभर के सामने आते हैं, लेकिन हायरार्कीज नहीं है सोसाइटी में। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासीज practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. आदिवासीज के बहुत सारे ट्राइबल रिलीजियन होते हैं जो इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी से अलग हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। These often involve the worship of ancestors, village, and nature spirits, the last associated with and residing in various sites in the landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc. उनके ट्राइबल रिलीजियन में वो अपने पूर्वजों की, गांव की, प्रकृति की उपासना पूजा करते हैं। नेचर स्पिरिट्स यानी प्राकृतिक आत्माओं में वो माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एक्सेट्रा की उपासना करते हैं। नेचुरल थिंग्स नेचर में जो आत्मा बसी होती है उसकी उपासना करते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रुप्स विद इन द विलेज बाउंड्री, while the ancestral ones are usually worshipped at home. अपने विलेज के बाउंड्री में जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं वहां पे विलेज स्पिरिट्स की उपासना करते हैं और इनके एंसेस्ट्रल देवता होते हैं या जो पूर्वज होते हैं उनकी उपासना ये अपने अपने घरों में करते हैं। देखिए, सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब है प्राकृतिक वनस्पतियों वाले ऐसे भू क्षेत्र जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर प्राचीन काल से संरक्षण किया जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना
घर में ही की जाती है। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakt, Buddhist, Vaishnav, Bhakti and Christianity. आदिवासी रिलीजियन दूसरे रिलीजियन से इन्फ्लुएंस्ड भी हुई है, जैसे शाक्त, बुद्धिज्म, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religions of the empires around them. For example, the Jagannath cult of Orissa and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. जो डोमिनेंट रिलीजियंस हैं वो भी आदिवासी रिलीजियन से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, बंगाल एंड असम में शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस। हमने क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 7 में पढ़ा था कि आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ भगवान मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु भगवान का रूप मान लिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री। 19th सेंचुरी में बहुत सारे आदिवासीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, जो कि मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में एक मेजर रिलीजियन बन गया है। ब्रिटिश रूल में जब क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रैक्टिस करने का परमिशन मिला था, तब क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत सारे आदिवासीज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। Adivasis have their own languages, most of them radically different from and possibly old as Sanskrit, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali. इन आदिवासीज की खुद की भाषा होती है और इनकी भाषा संस्कृत से बहुत अलग है और संस्कृत जितनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस को प्रभावित किया है, जैसे बंगाली लैंग्वेज। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publications, including magazines, on the internet or in e-zines. संथाली बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके अपने मैगजीन्स पब्लिश होते हैं, ई मैगजीन्स भी पब्लिश होती हैं, जिसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। ट्राइबल्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज आदिवासीज। ट्राइबल्स को आदिवासी भी बोला जाता है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। यू मे हैव हर्ड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज द टर्म used for Adivasis used by the Indian government
in various official documents. इंडियन गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आदिवासी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड यूज करती है। शायद अपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स की ऑफिशियल लिस्ट भी बनाई गई है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर with scheduled castes in the category scheduled castes and scheduled tribes. अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वो ग्रुप्स हैं जिनके साथ भेदभाव किया गया है, जिनको परेशान किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में इन ग्रुप्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, भेदभाव कम हो और वे भी समाज में बराबरी के साथ रह सकें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासी और प्रचलित छवियां। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज। भारत में आदिवासियों को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे किया जाता है। इस पर्टिकुलर वे में दिखाने से स्टीरियोटाइपिंग होती है। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। 10. ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस और अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक्स एंड मूवीज आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgear, and through their dancing. स्कूल फंक्शंस में, मूवीज में, कोई ऑफिशियल इवेंट्स में, बुक्स में आदिवासियों को स्टीरियोटिपिकल वे में पोर्ट्रे किया जाता है। उनको कलरफुल कॉस्ट्यूम में दिखाया जाएगा, हेडगियर यानी सर पे मुकुट पहने हुए दिखाया जाएगा, नाचते गाते दिखाया जाएगा। इस वजह से एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. हम जो मूवीज में देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, इसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ खास पता नहीं होता। उनके जीवन के रियलिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. जब हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और उन्हें पिछड़ा हुआ, पुराने किस्म का मान लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change और new ideas. आदिवासीज को इसलिए ब्लेम किया जाता है कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जब हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वे नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं और बदलाव के विरोधी होते हैं। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं।
You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups. कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। अगर आपने क्लास 6 के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6 के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासी और विकास। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोनों ही एम्पायर्स के लिए, सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी थे। इनके डेवलपमेंट में वन का और वन के उत्पादों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, wax, lac, honey, and animal themselves, elephants, the mainstay of imperial armies, all came from the forests. लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। ये सारी चीजें जंगल से प्राप्त होते थे और ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती थी एक एम्पायर के डेवलपमेंट के लिए। इन एडिशन, द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड हेवीली ऑन forests that help recharge many of India's rivers and, as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. जंगलों के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रही है। जंगल में जो पेड़ होते हैं वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में मदद करते हैं। घने जंगल होंगे तो वायु साफ होगी, पानी साफ होगा। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। फॉरेस्ट्स कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of, access to, as well as control over most of these vast tracts, at least till the middle of the 19th century. 19th century तक भारत का एक बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट से कवर था। आदिवासीज को इन जंगलों का, जंगली उत्पादों का बहुत गहरा ज्ञान था। 19th सेंचुरी के मिडिल तक उनके पास इन जंगलों का एक्सेस भी था और इन जंगलों पर उनका कंट्रोल भी था। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। This meant that they were not ruled by large states and empires. आदिवासी जंगलों में रहते थे
और अपने हिसाब से रहते थे। इस वजह से आदिवासीज एम्पायर्स के अधीन नहीं थे। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। Instead, often empires heavily depended on Adivasis for the crucial access to forest resources. बहुत सारे एम्पायर्स, बड़े बड़े राज्य आदिवासीज पे डिपेंडेंट थे फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल शहद, एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। एम्पायर्स को हाथी चाहिए होते थे अपनी आर्मी के लिए, तो ये आदिवासीज ही प्रोवाइड करवाते थे। बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। आज के टाइम में आदिवासीज को पावरलेस कम्युनिटी समझा जाता है, उन्हें मार्जिनल समझा जाता है, जबकि 19th सेंचुरी के टाइम में आदिवासीज को जंगलों का राजा समझा जाता था। ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। इन द प्री कोलोनियल वर्ल्ड, दे वेयर ट्रेडिशनली रेंज्ड hunter gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. प्री कोलोनियल वर्ल्ड में मतलब अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासीज ट्रेडिशनली हंटर गैदरर थे, यानी आखेटक खाद्य संग्राहक थे, नोमैड्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे और कुछ एक जगह रुक के भी कल्टीवेशन करते थे। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। Although these remain, for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate to lives as workers in plantations, at construction sites, in industries, and as domestic workers. ये ट्रेडिशंस आज भी कहीं कहीं पे कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आदिवासीज के लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इकोनॉमिक चेंजेस हुए, फॉरेस्ट पॉलिसीज में चेंजेस आए, जंगलों को साफ करके स्टेट ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए, जिसके वजह से इन जंगलों में रहने वाले आदिवासीज को अपने जगहों से माइग्रेट करना पड़ा और प्लांटेशंस में जाकर कंस्ट्रक्शन वर्क में, इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करना पड़ा। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव के वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इन आदिवासीज का फॉरेस्ट टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सेस नहीं था। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। टिम्बर के लिए पेड़ों को काटा जाने लगा, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जंगल साफ किए जाने लगे। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है।
Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. आदिवासीज उन क्षेत्रों में भी रहते थे जहां पे नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स अवेलेबल थे। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। These are taken over for mining and other large industrial projects. इन क्षेत्रों पर माइनिंग इंडस्ट्रीज सेटअप की गई तो आदिवासीज को इन क्षेत्रों से भी माइग्रेट करना पड़ा। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन कोल्यूडेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड। ट्राइबल लैंड पर कब्जा करने के लिए पावरफुल फोर्सेस ने हमेशा मिलकर काम किया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। Much of the time, the land is taken away forcefully and procedures are not followed. बहुत बार आदिवासीज की जमीन जबरदस्ती छीन ली गई बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। According to official figures, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribals. ऑफिशियल फिगर के अनुसार माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के वजह से डिस्प्लेस होने वाले लोगों में 50% से ज्यादा लोग आदिवासी रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। Displaced. In the context of this chapter, this refers to people who are forced or compelled to move from their homes for big development projects, including dams, mining, etc. बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के वजह से लोगों को जब अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, तब उसे डिस्प्लेस्ड कहते हैं। विस्थापित ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर-बार से उजाड़ दिया जाता है। Another recent survey report by organizations working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals. आदिवासीज के साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के एक रिसेंट सर्वे से ये पता चला है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से डिस्प्लेस होने वाले लोगों में 79% ट्राइबल्स थे। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनमें से 79% आदिवासी थे। Huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent India. स्वतंत्र भारत में जो डैम्स बने हैं, उनके वजह से इन जनजातीय लोगों के घर, उनकी जमीन पानी के नीचे डूब चुके हैं। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। In the northeast, their lands remain highly militarized. नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी की जमीनें हाईली मिलिटराइज्ड हैं। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी हैं। Militarized, an area where the presence of the armed forces is considerable.
ऐसा एरिया जहां पे अच्छे खासे आर्म्ड फोर्सेस प्रेजेंट हो, उस एरिया को मिलिटराइज्ड कहा जाता है। सैन्यीकरण, ऐसा क्षेत्र जहां सशस्त्र बलों की उपस्थिति काफी हो। India has 101 national parks covering 40,564 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering 1,19,776 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। These are areas where tribals originally lived but were evicted from. इन नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज में आदिवासी रहा करते थे, जिनको वहां से इविक्ट कर दिया गया है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers. जब जनजातीय लोग इन जंगलों में ही रहते हैं, तो उन्हें इनक्रोचर के रूप में देखा जाता है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। अगर जनजातीय लोगों से आप उनकी जमीन छीन लेंगे, उनका जो फॉरेस्ट में एक्सेस है वो बंद कर देंगे, तो जनजातीय लोगों की आजीविका और भोजन का जो मुख्य स्रोत है, उससे वो वंचित हो जाएंगे। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites. जब धीरे धीरे जनजातीय लोगों से उनके निवास स्थल छीने जाने लगे, तो आदिवासी को सिटीज में माइग्रेट करना पड़ा काम की तलाश में, जहां पे उन्हें कम तनख्वाह में काम करना पड़ता है। वे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, लोकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थलों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। दे thus get caught in a cycle of poverty and deprivation. इन रीजंस के वजह से ट्राइबल पीपल पॉवर्टी और डिप्रीवेशन के साइकिल में फंस जाते हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. रूरल एरियाज में 45% ट्राइबल ग्रुप्स और अर्बन एरियाज में 35% ट्राइबल ग्रुप्स पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। दिस लीड्स टू डिप्रीवेशन इन अदर एरियाज। पॉवर्टी लाइन में नीचे होने के वजह से ट्राइबल ग्रुप्स को दूसरे एरियाज में डिप्रीवेशन फेस करना पड़ता है। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। मेनी ट्राइबल चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड। बहुत सारे ट्राइबल चिल्ड्रेन माल नरिश्ड हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। Malnourished, a person who does not get adequate nutrition or food. जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त न्यूट्रिशन या भोजन नहीं मिलता है, तो उसे मालनरिश्ड कहते हैं।
कुपोषित, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। लिटरेसी रेट्स अमॉन्ग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो। ट्राइबल पीपल में लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than a source of income. जब ट्राइबल पीपल को उनके जमीन, उनके जंगल से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तब वो इनकम सोर्स के साथ साथ बहुत कुछ खोते हैं, उनका बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है, तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। They lose their traditions and customs, a way of living and being. आदिवासीज जिस नेचुरल वे में रहते हैं, उनके जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स होते हैं, वो उसे लूज कर देते हैं जब उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तब वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गवा देते हैं, जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life. आदिवासी जीवन का इकोनॉमिक स्फीयर और सोशल स्फीयर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो जिस जंगल में, जिस जमीन पे रह रहे हैं, वहीं से उनका इनकम का सोर्स है, वही उनकी पूरी सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड है, उनके कल्चर, ट्रेडिशंस हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इंपैक्ट्स द अदर। किसी एक स्फीयर पे अगर इंपैक्ट पड़ा, तो उसका असर हमें दूसरे स्फीयर पे भी दिखेगा। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। From the 1830s onward, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world, Mauritius, the Caribbean and even Australia. 1830s के बाद झारखंड और आसपास के क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों ने भारत और दुनिया भर के प्लांटेशन में जाकर काम करना शुरू किया, जैसे मॉरिशस, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरेबियन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। India's tea industry became possible with their labor in Assam. Today, there are 70 lakh Adivasis in Assam alone. भारत में, असम में टी इंडस्ट्री उनके लेबर के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आज असम में 70 लाख आदिवासी हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। The story of this migration is full of extreme hardship, torture, heartbreak and death. उनके माइग्रेशन की स्टोरी बहुत पेनफुल है, हार्ट ब्रेकिंग है। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द 19th century alone, 5 lakh Adivasis had perished in these migrations. 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। Adivasis use around 10,000 plant species. Approximately 8,000 species are used for
medicinal purposes. 325 are used as pesticides, 425 as gums, resins and dyes, 550 as fibers, 3500 are edible. आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। This entire knowledge system gets wiped out when Adivasis lose their rights over forest lands. जब आदिवासीज का फॉरेस्ट लैंड के ऊपर राइट्स खत्म हो जाता है या फिर उनको अपना निवास स्थल छोड़ के शहर में माइग्रेट होना पड़ता है, तब ये जो नॉलेज सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि एक तो नॉलेज सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और दूसरा शहर में काम में व्यस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो ये नॉलेज सिस्टम कहां से आगे बढ़ पाएगा। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। उसमें हम लोग माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।